कि आप जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 अब वो पूरे प्रोसेस से गुजर कर पार्लियामेंट में पेश होने वाला है। हमें जो तवक्को थी, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने इतने बड़ी तादाद में ईमेल भेजे हैं, करोड़ों की तादाद में। हमने जेपीसी से कई लोगों ने मुलाकातें की हैं, पर्सनल बोर्ड ने भी, और जितनी मुसलमानों की संस्थाएं हैं उन्होंने दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर जहाँ जहाँ भी जेपीसी गई वहाँ लोगों से मुलाकात करके उनसे ये बात कही कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये हमारे नज़दीक हमने जो उसका विश्लेषण किया है उससे हम इस नतीजे पहुँचे कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह से ख़राब करता है, उसको तबाह करता है, उसको हड़प करने का ये रास्ता खोलता है। हमने एक एक संशोधन के ऊपर में जितनी तरमीमात आई थी, एक एक संशोधन का विश्लेषण किया और एक बहुत ही कम्प्रहेंसिव किस्म का डॉक्यूमेंट 211 पेज का उनको सबमिट किया था जेपीसी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूंकि जेपीसी बनाई इसलिए गई थी कि जो आशंकाएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो असहमति है वो उनके सामने आए और फिर उसके बाद उसको सम्मान करते हुए उसमें वो संशोधन करें, तरमीमी बिल के अंदर यानी अमेंडमेंट बिल में भी मजीद संशोधन करें। हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मुलाकातें की, हमने जितने भी पार्टीज हैं उनके जिम्मेदारों से मुलाकात की, हमने बीजेपी की जो अलाइड पार्टी है उनसे मुलाकात की, चंद्रबाबू नायडू जी से मुलाकात की, नीतीश कुमार जी से मुलाकातें हुई। इसके अलावा जेपीसी के अंदर जो अपोजिशन के मेंबर्स थे उनसे भी अलग अलग मुलाकातें की और हमने अपना पूरा पक्ष उनके सामने रखा और हमारे सामने भी यानी जेपीसी के जो मेंबर है उन्होंने हमारी बातों से सहमति जताई थी। इवन जब हमने पेश हुए थे जेपीसी सामने उसके पर्सनल बोर्ड, उस वक्त उसी मीटिंग में लोगों ने ये कहा था कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है इसने पूरी तस्वीर हमारे सामने रखती है कि आपका क्या ख्याल है कि इस तरमीम बिल से क्या नुकसान होने वाला है। हमें ये तवक्को थी, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना कुछ एक्सरसाइज करने के बाद शायद जेपीसी की जो रिपोर्ट सबमिट होगी उसमें हमारी बातों का लिहाज रखा जाए। हमारी बातों को तो लिहाज नहीं रखा गया, बल्कि जो अपोजिशन के मेंबरान थे उन्होंने भी 44 अमेंडमेंट में 44 अमेंडमेंट मूव किए थे, लेकिन वो तमाम रिजेक्ट कर दिए। देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जब भी कोई बिल आता है पार्लियामेंट के अंदर या कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है। इससे पहले तक यही होता रहा 2013 तक, जब भी वक्त तरमीमी बिल के अंदर कोई अमेंडमेंट तजवीज किया गया तो उस मौके पर मुसलमानों से खास तौर से बात की गई। 2013 में जब यहाँ पे यूपीए की सरकार थी उस मौके पर तो काफी सेशंस हुए थे, सचर कमेटी की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन भी सामने रखे गए थे और उसके बाद वो अमेंडमेंट मंजूर किए गए। ये पहला मौका है कि बिल लाने से पहले कोई भी कंसल्टेशन नहीं हुआ कमेटी के साथ, और जब बिल पेश हो गया पार्लियामेंट में और जब अपोजिशन ने उस पर हंगामा किया और जेपीसी बनाई गई तो जेपीसी ने लोगों से कहा कि भाई आप ईमेल करके अपनी बात रखिए। तो हमने लोगों को मूव किया पूरे मुल्क में कि भाई हमको अपना पक्ष रखना चाहिए। जेपी के सामने जब ये ओपन किया गया, खुला गया है, तो हमें रखना चाहिए। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ पर्सनल बोर्ड की कोशिशों से 3.66 करोड़ लोगों ने अपने ईमेल भेजे और दूसरी संस्थाओं की कोशिशों से तकरीबन 5 करोड़ ईमेल जेपीसी के पास गए। इसके बाद हम लोगों ने मुलाकातें की तो जाहिर है कि जेपीसी ने तो शायद हमारे ना ईमेल देखे हैं ना हमने जो दिया था उसको देखा है, लेकिन जब जेपीसी के अंदर जो अपोजिशन के मेंबर्स थे उन्होंने भी जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए थे उन सबको रिजेक्ट कर दिया। कहीं डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, जो स्टेक होल्डर है, जो असल पार्टी है जिसको ये हिट करने जा रहा है, वो पार्टी रिजेक्ट कर रही है। पूरे देश के 20 करोड़ मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया इस बिल को, लेकिन उसके बाद भी आप बिल को थोप रहे हैं और ये बात कर रहे हैं। कल भी मुझे अफसोस हुआ जेपीसी के चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट आया हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पटना की कि पर्सनल लॉ बोर्ड चाहे कुछ भी करे हम तो लाने वाले हैं इसको। और ये बात कि ये इससे ये भी देखिए अजीब गरीब उनकी गुमराही की फैलाई जा रही है। ये कहा गया कि ये जो बिल में संशोधन किए गए हैं, ये जो अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, इससे गरीबों का फायदा होने वाला है।
हमें तो कोई चीज ऐसी नहीं नजर आई इसके अंदर जिससे गरीबों का फायदा हो। उसमें ये कहा गया कि ये इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है। ट्रांसपेरेंसी कोई बात नहीं। देखिए ये जो बिल है, जो हमारी आपत्ति है, हमारी जो बेसिक हमारा जो इश्यूज हैं, हमारी जो बेसिक शिकायत है वो ये है कि इसमें एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट यानी वक्फ जो एक्ट है ये सिर्फ मुसलमानों के पास नहीं है। जितने इंडाउमेंट्स हैं इस मुल्क में, चाहे हिंदुओं के इंडाउमेंट्स हो, चाहे सिखों के इंडाउमेंट्स हो, चाहे ईसाइयों के इंडाउमेंट हो, हर इंडाउमेंट को ये प्रोटेक्शन हासिल है जो प्रोटेक्शन वक्फ को हासिल है। तो ये कहा जा रहा है कि वक्फ को कोई स्पेशल पावर दे दिए गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप टेंपल के सिलसिले में, मठों के सिलसिले में जितने इस तरह के कानून बने हुए हैं, चाहे स्टेट लेवल बने हो या सेंट्रल लेवल बने हैं, सबको इसी तरह का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी इसी तरह का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो ये जो अमेंडमेंट लाए गए हैं उनमें से बेसिक 3-4 अमेंडमेंट के बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको, हमारी आपत्ति क्या है। पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि इसके अंदर एक क्लॉ है वक्फ बाय यूजर, यानी जो प्रॉपर्टी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ की हैसियत से, लैंड रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में और आपके वक्फ बोर्ड के पास में, लेकिन वो वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। मस्जिद है, नमाज हो रही है, सैकड़ों साल से नमाज हो रही है, कब्रिस्तान है, वहां दफन किए जा रहे हैं मुर्दे, दरगाह है, वहां पे सब लंबे अरसे से है। तो जाहिर है पिछले सदियों में रजिस्ट्रेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन वो चूंकि वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है इसलिए वो वक्फ है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये शिक है मौजूदा वक्फ एक्ट के अंदर, अभी गवर्नमेंट ने उसको निकाल दिया। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है पूरे देश के अंदर, मस्जिदें हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो खत्म हो जाएंगी, चले जाएंगे, कब्रिस्तान चले जाएंगे। तो ये एक हमारी बुनियादी ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर।